तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उर्मिला के द्वारा जारी किया गया एक ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। किस विभाग के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है और उस ज्वाइनिंग लेटर में सेवा शर्त क्या है, हम इन सब विषयों पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो सेवा शर्त रखी जाती है बेल्टोन या फिर उर्मिला के द्वारा, वो क्या होती है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहें अंत तक और देखते रहें कि क्या सेवा शर्त रखा जाता है हम लोग के साथ। चलते हैं वीडियो पे। उस पर चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर क्या है, किस विभाग के लिए है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लोगो ये है UIS मतलब उर्मिला का, और उर्मिला इंफो सॉल्यूशंस ए मैन पावर एजेंसी, जो कि उर्मिला एक मैन पावर एजेंसी है। विभिन्न विभागों को, सरकारी विभागों को ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह मुहैया कराती है। यही काम बेल्टोन का भी है। तो पढ़ते हैं लेटर को। दिनांक 11/9/2021 को ये लेटर जारी किया गया है। ज्वाइनिंग लेटर जो है ये जारी किया गया है 11/9/2021 को। सेवा में सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना। विषय जो है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मतलब LRC के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है इस लेटर में, देखते हैं आगे। संदर्भ बेल्टोन निगम पत्रांक MP दिनांक 26/4/2021। महाशय, उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक इतना 12/7/21 के आलोक में निर्देशानुसार 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर कार्य किए जाने हेतु इस अभ्यर्थी का विवरणी यथा नाम, पंजीयन संख्या, एम्प्लॉई ID, आरक्षण कोटि, मोबाइल संख्या पर उपलब्ध कराई जा रही है। निगम पत्रांक MP इतना दिनांक 26/8/21 द्वारा 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के विभाग को सूची प्रेषित की जा चुकी है। मेसर्स उर्मिला इंफो सॉल्यूशंस पटना सर्विस प्रदाता के माध्यम से इनकी प्रतिनियुक्ति निगम द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के आलोक में किया जाता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जिन अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है, मैंने उनका नाम और पंजीयन संख्या, एम्प्लॉई ID वगैरह जो है उसको मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि सबका अपना निजता होता है, तो निजता का उल्लंघन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे उनका एम्प्लॉई ID वगैरह सब हाइड कर दिया है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो अभी चयनित किए गए हैं, उनमें से इन महाशय को एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है उर्मिला के द्वारा। तो सेवा शर्त अब देखते हैं आगे सेवा शर्त क्या है। तो पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्टोन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी EPF, ESI आदि वैधानिक कटौतियों तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इन 534 को छोड़ के भी, इनको शामिल करके भी, मतलब कि जितने 7311 बेल्टोन से अभ्यर्थी पास हुए हैं, उन सभी के बारे में कहा जा रहा है कि जो हम लोग हैं वह न तो बेल्टोन के कर्मी हैं और न ही हम लोग सरकारी कर्मी हैं। ठीक है, हम लोग का संबंध जो है वह सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि उर्मिला से है। ठीक है, आप लोग एक दोस्त बात जान जाइए कि ये जो बेल्टोन है वो हमेशा आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया या फिर कहीं भी अपना प्रचार करती रहती है कि हम बिहार में जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह या मैन पावर जो है IT बॉय या फिर जूनियर प्रोग्रामर ये सब हम लोग बिहार में देते हैं। तो ये झूठ मूठ का बेल्टोन प्रचार करती है, क्योंकि बेल्टोन तो बस एक एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, जो कि जिसका काम क्या है, बस केवल एग्ज़ाम लेना है। यह परीक्षा लेती है, CBT एग्ज़ाम लेगी, टाइपिंग लेगी, उसके बाद ये हम लोग को एक निजी कंपनी जो उर्मिला है उसके हाथों हम लोग को सौंप देती है, फिर वो हम लोग को क्या करता है, ज्वाइनिंग देता है। तो बेल्टोन का बस यही काम है। लेकिन ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये सरकार का एक उपक्रम है और ये जो है यह इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर और IT बॉय वगैरह जो है उपलब्ध कराती है सरकारी संस्थाओं में, जो कि झूठ है। दूसरा नंबर पॉइंट है, उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुश्रवण की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुराचरण, कर्तव्यहीनता, क्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि अगर आप किसी संस्था में जाते हैं काम करने, किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं काम करने, वहाँ अगर आप दुराचार करते हैं, मतलब अपने सीनियरों के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, कर्तव्यहीनता मतलब ठीक से काम नहीं करते हैं, आधा काम करते हैं, अक्षमता आप कोई काम करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि आपको कम जानकारी है, इस स्थिति में आपको क्या किया जाएगा कि आपको कार्य मुक्त किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है।
तीसरा नंबर पॉइंट है, यह निगम बेल्टोन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को समाप्त कर दी जाएगी। बेल्टोन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने की पूर्ण प्रयास करेगा। कहने का मतलब है कि उर्मिला जो है वह एक बेल्टोन का सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर बेल्टोन और उर्मिला के बीच जो करार है वो खत्म होता है, मतलब बेल्टोन यह कहती है कि उर्मिला मेरा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो जितने भी लोगों को, जितने भी डाटा इंटरप्रेटर को उर्मिला ने अभी तक ज्वाइनिंग दिया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया है, उन सब की सेवा जो है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। यहाँ यही कहा जा रहा है इस पॉइंट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग की नौकरी चली जाएगी, आपको बाद में फिर बेल्टोन दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आपको फिर से वह ज्वाइनिंग किसी और कार्यालय में जरूर देगा। 4 नंबर पॉइंट, डाटा इंटरप्रेटरों की सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान देय होगा। साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जाए डाटा इंटरप्रेटरों आदि का ससमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती तथा EPF ESI में देय विलंब दंड के बचा जा सके तथा इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य के आधार पर भुगतान मिलता रहे। यदि भुगतान में विलंब के कारण EPF ESI आदि कटौतियों में दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा। दोस्तों, अगर आपको EPF और ESI के बारे में समझना है कि यह कितना परसेंट कटता है और क्या कटता है, ये आपको कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब बारे में आपको जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि में GST दिनांक 1/7/17 के प्रभाव से SGST रुपया 1948 एवं CGST रुपया 1948 तथा यथा कुल GST 3896 सहित विपत्र की कुल राशि प्रतिमाह 25,209 होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती की राशि 84,83 की कटौती के उपरांत शेष राशि कुल 17,057 डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगते होगा। सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर बढ़ाने घटाने पर तत्समय संशोधित समझा जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग का जो मंथली पेमेंट है वो 25,209 रुपया बनता है, जिसमें से हम लोग का 9% जो है या 1948 रुपया जो है वह स्टेट GST कट जाता है, मतलब राज्य GST कट जाता है। बाकी 1948 रुपया जो है वह सेंट्रल GST कट जाता है और यानी दोनों मिलाकर 3896 रुपया हम लोग का GST के तौर पे काट लिया जाता है। उसके बाद भी EPF और ESI जो भी सेवा शुल्क है, सेवा कर है, ये सब मिलाकर हम लोग की टोटल राशि और EPF जो है हम लोग का GST मिलाकर ये सब राशि जो है 84,183 रुपया हम लोग के मंथली इनकम में से काट लिया जाता है। और ये काटने के बाद हम लोग का नेट पेमेंट जो होता है वो 17,057 रुपये होता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों हम लोग कितना पैसा काट लिया जाता है। EPF और ESI तो ठीक है, लेकिन GST में हम लोग का केवल 3896 रुपये काट लिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा एक वर्ष संविदा में नियोजन के उपरांत ही स्वीकृत होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह के पहली तारीख को ही की जाएगी, चाहे वह लाभार्थी जनवरी माह के किसी भी तारीख को योगदान किया हो। फरवरी एवं उससे आगे के किसी माह में योगदान करने वाले संविदा कर्मी को उसके एक वर्ष के अवधि के पश्चात आने वाली पहली जनवरी से ही पारिश्रमिक वृद्धि के भुगतान की देयता होगी। पारिश्रमिक वृद्धि का व्यय वहन अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ यह कह रहा है कि आपके तनख्वाह में, आपके मंथली में हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी और यह वृद्धि आपका जो है वह प्रत्येक वर्ष के जनवरी के पहले तारीख को की जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने अगर 30 दिसंबर 2021 को आपने ज्वाइन किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जनवरी आएगा 2022 में आपकी 1 तारीख को आपका तनख्वाह में 10% का वृद्धि हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि आपका 2023 में जाके जब 1 तारीख आएगा जनवरी का, तब आपके मंथली में 10% की वृद्धि होगी। मतलब 1 साल आपको काम कर लेना है, उसके बाद जो जनवरी आएगा उसमें आपका 10% का वृद्धि होगा। ठीक है, मान लीजिए आप फरवरी में आप ज्वाइन किए, तब भी आपका नहीं बढ़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जो जनवरी आएगा, उसके बाद जो जनवरी आएगा उसमें आपको तनख्वाह में आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अधिशासी विभाग द्वारा संविदा कर्मी का प्रत्येक माह अपने बिलिंग साइकिल के अनुसार ERP पद्धति में अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट करेगी। जनरेट इनवॉइस के आधार पर अधिशासी विभाग द्वारा ERP पद्धति में UTR सबमिट किया जाएगा। यह दोस्तों आपका जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा तो आप ज्वाइनिंग करने के बाद अपना ERP सिस्टम में अपना नामांकन जरूर करा लीजिएगा।
क्योंकि आपका जो भी बिलिंग होगा, आपका जो मंथली पेमेंट होगा, वो सब आपका ईआरपी सिस्टम का माध्यम से ही होगा, क्योंकि आपका जो इनवॉइस होगा वो ऑटो जनरेटेड होगा। आपने एक महीने में कितना दिन काम किया, कितना दिन छुट्टी लिया, ये सब जो कैलकुलेशन होगा वह ईआरपी सॉफ्टवेयर ही करेगा, और उसके आधार पे ही आपका जो मंथली पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग ज्वाइनिंग करने के बाद अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप लोग जरूर अपना नामांकन कराइएगा। तो हमारा अगला पॉइंट है, यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो सेवा का स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा तथा यह व्यवस्था 60 वर्ष की आयु होने तक लागू रहेगी। यह दोस्तों आपने सुना होगा कि सभी डाटा इंटरप्रेटर, प्रोग्रामर वगैरह का जो भी सेवा काल है वह 60 साल कर दिया गया था। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि अगर आप 1 साल तक अच्छे से काम कर लेते हैं, आप पर कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी नहीं होता है, आप पर कोई कंप्लेंट नहीं होता है, तो 1 साल के बाद स्वतः ही आपका जो है वह जो आपका कार्यकाल है वह 60 साल का कर दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, वित्त विभाग बिहार पटना द्वारा मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि, वैधानिक कटौती उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा ही तदनुसार वृद्धि की जाएगी। अगर पटना वित्त विभाग द्वारा अगर मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी तो स्वतः ही आपका कार्यालय जो है वह आपके तनख्वाह में वृद्धि कर देगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा सूचना देने के 1 सप्ताह के अंदर वांछित क्षमता के डाटा एंट्री ऑपरेटर को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पटना द्वारा प्रतिस्थानित कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और उस कार्यालय के द्वारा अगर आपका काम पसंद नहीं आता है तो वह बेल्टोन में जो है वो कंप्लेन करेगा, और इस स्थिति में बेल्टोन जो है वह 1 सप्ताह के अंदर उस कार्यालय को, उस विभाग को एक नया डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके बदले मुहैया करा देगा। इसलिए बेल्टोन जो है वह पहले से ही डाटा एंट्री ऑपरेटर को पास करवा कर रखती है, ताकि कहीं भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या फिर कहीं बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होगी तो वो वहाँ पे उपलब्ध करा सके टाइम पे। 12 नंबर पॉइंट है, अनुमान या आकस्मिक अवकाश महिला संविदा कर्मियों को तत्काल 2 माह तक मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन सहित स्वीकृति किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई कर्मी है, महिला कर्मी है जो प्रेग्नेंट है, तो उसको 2 माह के लिए छुट्टी मिल सकती है, और उसका जो वेतन होगा उसमें से कोई कटौती नहीं होगा, उसका पूर्ण वेतन मिलेगा। ठीक है। आकस्मिक अवकाश 6 दिवसीय कार्य समाप्त वाले कार्यालयों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के 1 वर्ष में 15 तथा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के 1 वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा तथा इसके अतिरिक्त सभी रविवार एवं राजकीय अवकाश देय होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी कार्यालय में 6 दिन काम होता है तो वैसे कार्यालयों में कर्मियों को 1 साल में 15 दिन अर्जेंट छुट्टी मिल सकती है। ठीक है। और ऐसे कार्यालय जहां पर 1 सप्ताह में 5 दिन काम होता है, वैसे कार्यालयों में कर्मियों को 1 साल में 12 दिन आकस्मिक छुट्टी मतलब अर्जेंट छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा भी जितने रविवार होंगे या फिर गैजेट छुट्टी होगा, राजकीय छुट्टी होगा, वह सब छुट्टी आपको देय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसे प्रतिनियुक्ति संविदा कर्मियों की सेवा सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा और सरकारी सेवक के अनुमान या कोई भी अन्य सुविधा देय नहीं होगा। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो भी हम सुविधा कर्मी सेवक हैं, हम लोगों का सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा। मतलब यह नहीं माना जाएगा कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और न ही सरकारी सेवक के रूप में जो भी सुविधा मिलती है वो हम लोग को मिलेगा। इस नियोजन के नियमितीकरण का कोई भी दावा मान नहीं होगा। मतलब कि हम लोग यह कभी भी नहीं कह सकते हैं, कभी भी दावा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग परमानेंट हम लोग किया जाए या हम लोग को सरकारी किया जाए। समकक्ष पदों के वेतनमान में तुलनात्मक विसंगति उत्पन्न होने अथवा अन्य अप्रत्याशित स्थिति में पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया जा सकता है। अगर हम लोग समकक्ष कोई भी और पोस्ट है और कोई पद है, अगर उसके वेतन में और हम लोग के वेतन में कोई अंतर होगा और हम लोग कंप्लेन करेंगे तो उस पर पुनरीक्षण किया जा सकता है और उसको सुधारा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, अधिशासी विभाग द्वारा संविदा कर्मी के योगदान को ईआरपी पद्धति द्वारा ही सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मतलब जो भी ईआरपी सिस्टम है उसी के द्वारा हम लोग का काम होगा, जैसे कि हम लोग का पैनल बनाना या हम लोग का ज्वाइनिंग देना या फिर हम लोग का तनख्वाह देना, ये सारे काम ईआरपी सिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा। नोट, उपरोक्त सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में तत्काल योगदान देंगे तथा प्रशिक्षण आदि के पश्चात विभाग के निर्देशानुसार संबंधित अंचल में योगदान देंगे। या यह कहा जा रहा है कि एलआरसी में जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी चयन हुए हैं वो जाके अपना योगदान दें, और जब उनका ट्रेनिंग के बाद जब उनको योगदान देने के लिए कहा जाएगा और जिस अंचल में कहा जाएगा वहाँ वह जाके अपना योगदान देंगे। दोस्तों, यही था ज्वाइनिंग लेटर और यही था सेवा शर्त जो उर्मिला
हम लोग के सामने रखती है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।